सभी को नमस्कार। और आज आप सबका स्वागत है डे 4 में। एनएलपी जो ये क्वांटम हीलिंग कोड का अपना कोर्स है, उसका डे 4 है आज। और आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो हमने ओरिएंटेशन के दौरान जो थोड़ा सा शुरू किया था, लाइफ ऑडिट के बारे में, उसमें और डिटेल में जाएंगे। क्योंकि उसमें हम समझेंगे कि कितनी सिचुएशंस हैं जिनके हिसाब से हम अपने आप को ऑडिट कर सकते हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पूरा हम डिटेल में जाएंगे। मैंने आपसे एक डॉट लगवाई थी, एक सर्कल बना करके। मैं एक बार उसकी फोटो दिखाती हूँ किस तरह से लगानी थी वो आपको। चलो पहले हम समझते हैं कि ये है क्या, लाइफ ऑडिट होता क्या है। इसको अच्छे से समझते हैं कि लाइफ ऑडिट है क्या। लाइफ ऑडिट जो है वो है अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना आत्मनिरीक्षण करना। अपना ही करना है और किसी का नहीं है हमने करना। ये जानना कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और हमारे रास्ते में अड़चनें क्या आई हैं। एनएलपी में हम इसका गहरा अभ्यास करते हैं ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सचेत रहे, स्पष्ट रहे, और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण रहे। लाइफ ऑडिट का मेन जो मकसद है वो यही है कि इसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अपने जीवन के वर्तमान जो स्थिति हमारी है उसके प्रति हम अवेयर होते हैं। अपने लाइफ में जहां कोई गैप रह गया है उसको हम कवर करते हैं आइडेंटिफाई करके। फिर हम तीसरे नंबर पे बात आती है, हमें वैल्यूज हमारे निश्चित हो जाते हैं, गोल निश्चित हो जाते हैं, और हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहता है। चौथी बात इसमें हम पर्पज में क्या देखेंगे कि हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ से हम समझे तो यही समझेंगे कि हमने अपनी लिमिट बना रखी है, अपना विश्वास बना लिया, अब मेरे से तो इतना ही काम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। यानी हमने अपनी लिमिट निश्चित कर दी, जबकि भगवान ने हमें अनलिमिटेड बनाया है। पावर्स भी अनलिमिटेड दी हैं, और हमें अनलिमिटेड पूरा आकाश दिया है, जितनी मर्जी हम उड़ान भर सकते हैं। तो लेकिन हमने अपनी लिमिट बना ली। हम अपनी बुद्धि की लिमिट बना देते हैं तो बुद्धि उससे ज्यादा क्यों काम करेगी भाई। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम ही ऑर्डर दे देते हैं कि भाई इतना ही करना है। आप दे के देखो, आप करके देखो, आप जितनी मर्जी काम कर सकते हो, इतनी पावर है। और फिर हम क्या है, अपना एक्शन प्लान बनाएंगे। इसके लाइफ ऑडिट होगा तभी तो एक्शन प्लान बना पाएंगे। पहले हमें पता तो चले कि किस एरिया में हमारी सिचुएशन क्या है। तो ये सब हम इस लाइफ ऑडिट के इस टॉपिक पे हम समझते हैं। अब जीवन क्या है, हमारा जीवन एक एक प्रकार से एक मान लीजिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लें कि भी एक बगीचा है। जीवन एक क्या है, बगीचा है मान लीजिए। और हम उसकी खूब देखभाल करते हैं। जब हम नियमित रूप से उसकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, उसकी निराई करते हैं, और उसमें खाद पानी डालते रहते हैं, तभी तो फलता फूलता है। अब लाइफ ऑडिट क्या है, उस बगीचे की देखभाल है, उसको कहते हैं लाइफ ऑडिट। यदि आप ध्यान देते हो तो कुछ हिस्सों में झाड़ियां, अगर ध्यान नहीं देते हो, सॉरी, अगर ध्यान नहीं देते हो तो कुछ हिस्सों में क्या है, झाड़ियां उगाएंगी। कुछ हिस्सों में पौधे सूख जाएंगे। कुछ हिस्सों की सुंदरता ज्यादा खिल नहीं पाएगी, या कुछ हिस्से के सुंदरता छिप जाएगी। तो लाइफ ऑडिट हमें हर उस हिस्से को देखने और उसके लिए आवश्यक कार्य करने का अवसर देता है, समझ देता है। ये लाइफ ऑडिट का है। अब मान एक टीचर थी हमारे साथ, तो वो क्या थी, टीचिंग में तो बहुत बढ़िया भाई, अपने प्रोफेशन में तो वो उसको कहें कि भी 10 on 10 मार्क्स ले रही है, खूब मेहनत कर रही है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ कर रही है। लेकिन हेल्थ हेल्थ में वो अपने खुद ही, अगर वो खुद के मार्क्स लगाने लगे तो 4 ही लगा पाती। तो वो क्या है, प्रोफेशन में अच्छी जा रही है, हेल्थ में डाउन जा रही है। तो एनएलपी जो है, जब लाइफ ऑडिट वो करे और अपने आप को समझे, तो वो हेल्थ की तरफ भी फोकस करना शुरू कर दे। तो इस तरह से। और फिर दूसरा हम इसमें ये समझते हैं भी किस तरह से हम अपने आप से ही क्वेश्चन करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, और अपने आप से ही क्वेश्चन करके, और फिर हम उसको उपाय भी खुद निकालेंगे। भी अगर मैं खुद को ठीक करूं तो ही तो काम ठीक होगा। अब मान लीजिए एक हम क्या ले लेते हैं अपने आप में, क्यों हम एक ही बात के पीछे लगे रहते हैं, ये सोच के लगे रहते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी।
कोई भी काम हम करते हैं ना जिसमें हम पूरा 100% दे देते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर यही तो कारण है। फिर मेरी कुछ अहमियत कम हो जाएगी या मेरा जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, और दूसरे हिस्सों को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि जब हम ये सोचें कि यदि मैं खुद को स्वस्थ रखूंगी तो ही तो मैं दूसरों की सेवा कर पाऊंगी। यानी हेल्थ मैटर को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितनी के प्रोफेशन को देनी है। तो ये लाइफ ऑडिट के कुछ पर्पज हैं हमारे, तो इस वजह से हम इसको करते हैं और इसको आगे और समझते हैं, इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। मैं आपको वो चित्र दिखाने वाली थी जो एक इसका लाइफ ऑडिट का हम बनाना चाह रहे थे। 8 आपको पार्ट में डिवाइड बना किया था। है, क्या किया था? 8 पार्ट में डिवाइड किया था आपने, 8 पार्ट, 8 पार्ट आठ में, आठ हाँ, हिस्से। 8 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक बार वो चित्र दिखा दूं मैं किस तरह से मैंने आपको बनाने को बोला था। तो क्योंकि पीपीटी आज हम्म, इसकी ना पूरी बनी नहीं थी मेरी, तो इसलिए मैं बनाई भी थी पर वो है ना आपको। मैंने ये इस तरह से आपको कहा था कि ये हमारे 8 एरिया हैं। ये 8 एरिया हैं, हम्म, क्या कौन कौन से हैं हमारे? एक तो हेल्थ होगा इसके अंदर, हेल्थ फिटनेस, हेल्थ फिटनेस है। हम्म, और हमारे रिलेशनशिप्स हैं, और हमारे हम्म, फाइनेंशियल मैटर है, और स्पिरिचुअलिटी है, फैमिली है, करियर है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट माने अपनी स्किल को बढ़ाना। जैसे आप लोग अब ये अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप रेकी सीख रहे हो, एनएलपी सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो कोई ना कोई, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट हो गया। ये हमारे 8 एरियाज हैं मान लीजिए, देखिए आप ये 8 एरियाज के नाम भी लिख सकते हैं। तो अब 8 भाग हमने इसके बांटे थे, ये ऐसे 8 भाग करवाए थे ना मैंने आपसे। तो मैंने आपको ये कहा था हम्म, कि वहां पे पॉइंट लगाओ जितने नंबर आप उसको दे रहे हो, बीच में लगाओ, किसी में ऊपर लगेगा, किसी में नीचे लगेगा। तो ये देखो, मान लीजिए इसने जो भी ये डायग्राम बना है, तो यहाँ पे हेल्थ को कितने नंबर दे रखे हैं? 9 नंबर। हेल्थ यहाँ पे 9 नंबर पे पॉइंट लगा रखा है। स्पिरिचुअलिटी चली गई हमारी 4 नंबर पे, यहाँ पे चलेगी स्पिरिचुअलिटी। फिर फैमिली को भी पूरा टाइम दे दिया, 8 नंबर दे दिए। फिर फाइनेंस को भी पूरा टाइम दे दिया, यहाँ भी 8 नंबर आ रहे हैं। लेकिन करियर में, करियर बनाने की तरफ नहीं, बस फाइनेंस अपना किसी भी तरीके से बिजनेस में या कहीं ना कहीं फाइनेंस हो रहा है, ठीक है, तो करियर नहीं बनाया, वहां पे कम मार्क्स दिए, वहां पढ़ाइयों में कम ध्यान दिया, तो ये 2 नंबर पे चला गया। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल भी नहीं सीख रहे हैं। अब स्किल भी नहीं सीख रहे, वहां पे कितने नंबर? 3 नंबर आ रहे हैं। फन एंड, अपना जो फन क्रिएशन है या हॉबीज वगैरह पे ध्यान देना है, वहां भी ये 5 नंबर दे रहे हैं। इधर सोशल सर्विस में बिल्कुल ही डाउन चले गए, 3 नंबर दे रहे हैं। तो फिर ये जो पॉइंट हम मिलाएंगे तो क्या सर्कल बना? देखो कैसे बन गया, क्या कौन सी क्या क्या साइज क्या बनाइए, क्या शेप बनी अंदर वाली? पूरी नहीं बनी ना। ये इस तरह हम्म। से हमारा जो लाइफ है ना वो अब ये डिस्टर्ब है। चाय बनानी है। हाँ आ रही ये, हूँ। हाँ ये नहीं बन रहा, देख लो। आ रही हूँ, चाय बनानी तो ये इस तरह से हमारा सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो 8 एरियाज हैं वो आपने नोट कर लिए सब। है। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इनर वेलबींग माने स्पिरिचुअलिटी, और फिर हमारा है पर्सनल ग्रोथ, हॉबी एंड सोशल। ठीक है, ये 8 एरियाज हमने लिए हैं। अच्छा, अब हम ये समझेंगे कि जो सिचुएशंस हैं, मार्क्स दे के तो हमने देख लिया अभी कितने कितने मार्क्स हैं, अभी भी आप दे सकते हो सभी में, और अपना अपना ये जो शेप बन रही है उसको ठीक ढंग से बना लो, जैसी बने बना लो। क्योंकि खुद की बनानी है तो कोई इसमें बेईमानी करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद अपने आप को समझ सकते हो कि आप किस एरिया में कहाँ पर आप डोट लगाओगे, कितने मार्क्स अपने आप को दोगे। तो अपना अपना सर्कल सबने बनाना है इस तरह का। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिए, 5 सिचुएशन लिखो आप, एक बार मैं लिखवाती हूँ बोल के। एक लिखो, बीच एक एक लिखो न्यूट्रल सिचुएशन, ये बीच में लिखना, 5 पॉइंट बना लो आप। सब 3 नंबर पे लिखो न्यूट्रल, न्यूट्रल और एक्सपेक्टेशन सिचुएशन। न्यूट्रल, न्यूट्रल ही लिख लो, कोई नहीं, बीच की सिचुएशन है ये। न्यूट्रल मतलब अब आप यदि मान लो बीच बीच के स्टैंड कर रहे हो, भैया सेहत आपकी ना ज्यादा बुरी है ना ज्यादा बढ़िया है, तो फिर आप बीच में स्टैंड कर रहे हो भाई, ओके ओके है सब कुछ, तो न्यूट्रल सिचुएशन हो गई। अब न्यूट्रल से नीचे 2 हैं, न्यूट्रल से ऊपर 2 हैं,
न्यूट्रल से नीचे आ गई नेगेटिव, नेगेटिव ओब्लिग में कर लो स्ट्रगल, नेगेटिव और स्ट्रगल सिचुएशन। अब 5वें नंबर पे आएगी ट्रोमेटिक यो डेडली सिचुएशन, ट्रोमेटिक ओब्लिक डेडली, ट्रोमेटिक ओब्लिक डेडली सिचुएशन। ये तो न्यूट्रल से नीचे की स्टेज हो गई। अब इससे ऊपर वाली दो देखो, न्यूट्रल से थोड़ी सी और बढ़िया सिचुएशन होती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव सिचुएशन, ओब्लिक में जॉयफुल सिचुएशन। और नंबर 1 पे हमारी है मिरेकल, चमत्कारिक स्थिति, मिरेकल सिचुएशन और ब्लिसफुल सिचुएशन, जिसमें हम बहुत ज्यादा आनंद में हैं, तो वो वाली स्थिति है मिरेकल और ब्लिसफुल सिचुएशन। ये हमारी 5 सिचुएशन बन जाती हैं लाइफ के, जब हम ऑडिट करने लगते हैं तो ये निकल के आता है कि ये जो 5 सिचुएशन है, अब इनको समझना है अभी क्या क्या है। तो बीच की जो सिचुएशन है वो क्या है, लाइफ में सब कुछ जब ओके है, मतलब आपका इनकम बढ़िया है, हेल्थ भी बढ़िया है, सब चीज बेटर है, कहीं पर भी जब आप चाहते हो तो सारी चीज मिल जाती है आपको, कहीं आपको परेशानी नहीं होती है, तो ये न्यूट्रल कंडीशन हो गई। क्योंकि लोगों का जो है ना अलग अलग सिचुएशन होती है, हर एक की अलग अलग एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो जाती हैं। तो हर एरिया में आपको भी अपने अपने बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे लेना कि आप वहां पे न्यूट्रल सिचुएशन में कौन से एरिया में हो, कौन से एरिया में आप न्यूट्रल हो। तो ये चेक करना है खुद का आपने, ये आपका फ्रेमवर्क है कि आप अपने आप को ये देखो कि मैं डाउन तो नहीं जा रही हूँ कहीं पे, या कहीं ज्यादा अप है तो बहुत बढ़िया बात है, पॉजिटिव है, जॉयफुल है, मिरेकल सिचुएशन है। डाउन जा रहे हैं तो भाई वो नेगेटिव और डेडली ट्रोमेटिक सिचुएशन तक जा रहे हैं फिर। और फिर जो नेगेटिव की बात है उसमें हम क्या है कि लाइफ में सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो रही हैं। न्यूट्रल में तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो रही है, न्यूट्रल और एक्सपेक्टेशन सिचुएशन है वो बीच वाली जो कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी तबीयत खराब हो रही है, कभी ठीक चल रहा है, कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी कोई काम हमारा बन रहा है, कभी हमारा ध्यान लग रहा है कभी नहीं लग रहा है। तो वो हमारी नेगेटिव सिचुएशन है, यानी हम ही डामाडोल हो चुके हैं। अच्छा, अब इससे भी और बुरी हालत क्या होती है जब ट्रोमेटिक सिचुएशन होती है, वो क्या मतलब, वो होती है बहुत ही ज्यादा कोई अनएक्सपेक्टेड घटना हो जाती है, तब हमारी कंडीशन जीवन की ऐसी हो जाती है। जैसे कोई लव्ड वन पास अवे हो गया, किसी की डेथ हो गई परिवार में, बहुत ही प्यारा बंदा हमारा नियर एंड डियर, तब हमारी सिचुएशन एकदम से डाउन जाती है, चाहते हुए भी हम अपने आप को उबारने में बहुत मुश्किल फील करते हैं। पूरी जिंदगी भर का बिजनेस मान लो किसी का डूब जाए, बाप दादों परदादों से चला आया बिजनेस और एकदम डूब जाए, तो होगी ना ट्रोमेटिक सिचुएशन। उससे उबरने में फिर देखो ये जो हमारा लाइफ ऑडिट है, फिर वो कैसे कोप अप कर पाएगा वहां पर। तो ये सिचुएशन भी बन जाती है। अब कोई एक्सीडेंट हो जाए अचानक, कुछ भी हो जाए, तो ये सिचुएशन बनती है ट्रोमेटिक सिचुएशन, यानी जब कोई अचानक कुछ ऐसा बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए, बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाए, तब ये सिचुएशन आती है। तो ये नीचे की तो 3 हमने देख ली। अब जो इससे ऊपर आती है सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन जिसे मैंने कहा था, पॉजिटिव या जॉयफुल सिचुएशन। पॉजिटिव या जॉयफुल सिचुएशन क्या होती है कि आपकी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस आपने करी थी उससे कहीं बेटर हो रहा है, एफर्ट थोड़ा सा डालना पड़ता है, रिजल्ट ज्यादा आता है। दिस इज द सिचुएशन कि आपकी हेल्थ भी बढ़िया है, रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है, और सारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपका ध्यान भी अच्छा लगता है, भक्ति भी अच्छी हो पा रही है, आनंद की सिचुएशन भी है, आप खुश भी रहते हो, थोड़ा सा मेहनत डालते ही आपका काम बन जाता है। ये होगी आपकी पॉजिटिव सिचुएशन या जॉयफुल सिचुएशन। अब आती है मिरेकुलस सिचुएशन, चमत्कार कब महसूस होता है, ब्लिसफुल, यानी मिरेकल सिचुएशन, वो सिचुएशन जहां पर आपकी लाइफ में कंप्लीटली यू टर्न हो रहा है, आप जहां लेके जाना चाह रहे हो लाइफ को ऑटोमेटिक जा रही है, बिना ही कोई फोर्स लगाए आपकी जीवन पॉजिटिविटी की तरफ जाता जा रहा है, और आपको लगता है नहीं तो चमत्कार हो गया, इतना बढ़िया, इतना सोचा भी नहीं था, इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया। तो वो सिचुएशन आपकी फिर
मिराकुलस सिचुएशन है। मतलब ये लगता है कि भगवान मतलब मेरे को अपने आप ही करवाता जा रहा है मेरे से काम। ये वो सिचुएशन आ जाती है। तो अब आपने क्या करना है, आपने 500 सिचुएशन समझ ली। अब आपने 500 सिचुएशंस में हर एरिया के को देखते हुए अपने आप को लिखना है वहां पर कि आप उस एरिया में कौन सी सिचुएशन में हो। हेल्थ में यदि, एक मिनट, हेल्थ में यदि आप बहुत बढ़िया हो, मतलब आप आनंद ही आनंद है, कभी शरीर का बहाना ही नहीं रहता, हर चीज ठीक है, आप बहुत इतने हेल्दी हो कि आप खूब नाचते हो कूदते हो, थकते नहीं हो कभी भी, आप 24 घंटे काम करके भी उसी जोश में रहते हो। तो वो हेल्थ की सिचुएशन आपकी कौन सी होगी? ब्लिसफुल सिचुएशन होगी, मिराकुलस सिचुएशन होगी। रिलेशनशिप आपके इतने बढ़िया हैं कि आनंद ही आनंद है, हर व्यक्ति आप पर विश्वास करता है, जीवन में खुशियां ही खुशियां हर वक्त हैं। तो आपको लगता है कि हमारी तो फैमिली भी बहुत मिरेकुलस है भाई, ब्लिसफुल है, घर में बहुत आनंद है, किसी के मन में कोई भेदभाव है ही नहीं, कोई किसी पे शक नहीं करता, सभी विश्वास करते एक दूसरे पर। ये सिचुएशन हमारी ब्लिसफुल सिचुएशन है, जहाँ कोई बोझ ही नहीं रहता माइंड के ऊपर। तो अगर ये सिचुएशन है अभी, किस रिश्तेदारी में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है अभी, कोई डाउट करता हो या किसी को मनाना पड़ता हो कभी भी, सब एक दूसरे पर विश्वास के साथ, सहयोग के साथ, प्रेम के साथ चल रहे हैं, तो वो सिचुएशन हमारी लाइफ में रिश्तेदारी में ब्लिसफुल कही जाएगी। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन को देखो। ऐसे ही मनी मैटर है, मतलब मनी मैटर में आप फाइनेंशियली फ्रीडम पे हो, आप बाजार जाओ तो रेट पूछने की जरूरत ना पड़े, जो चीज पसंद आए वो खरीद लो। बाद में काटूंगी। तो वो सिचुएशन फाइनेंस की बढ़िया हो गई। क्लियर हो रहा है सारा? ठीक है। तो ये इस तरह से सिचुएशन हमने सारी देखनी है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे हमारी कौन सी सिचुएशन है हर एक चीज के अंदर। तो ये पहले तो मार्क्स लगाए थे, अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को देख रहे हैं अभी कहाँ कौन सी सिचुएशन में हम लाई कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, जब देखिए हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ और करियर, इसमें आपकी सिचुएशन और अपना जो स्पिरिचुअल जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें देखेंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ में देखेंगे, सोशल में आप कितने कौन सी सिचुएशन में हो, सारे एरिया में आप अपने आप को देख लोगे कैसे हैंडल करते हो। अब लाइफ के इन एरियाज में आप अपने आप को किस तरह से हैंडल करते हो, वो आपका कहलाएगा कोपिंग मैकेनिज्म। COPING, कोपिंग मैकेनिज्म। अब जैसे ये एरियाज हैं, अपने 8 एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिए, और हम किसी मकान में रह रहे हैं जिसमें 8 कमरे हैं, डबल स्टोरी या जितना भी है, एक एक स्टोरी है तो भी मान लीजिए 8 कमरे हैं, या 8 जगह हैं भाई, कहीं बाथरूम है तो कहीं रूम है तो कहीं किचन है, 8 एरिया हमारे ऐसे बने हुए हैं। और क्या हो गया कि एक कमरे में एक चूहा जो है वो मरा हुआ है, एक कमरे में एक चूहा मरा हुआ है, तो क्या पूरा घर इफेक्टेड नहीं हो जाएगा उससे? बताओ, पूरा घर इफेक्टेड होगा ना। ये तो होगा नहीं, मैम, पूरा ही होगा। ये तो नहीं है कि उस पे हम कुछ रूम फ्रेशनर छिड़क दें तो काम चल जाएगा, ऊपर से लिपा पोती से कुछ भी काम नहीं चलेगा। हमें उस चूहे को जब तक हम निकाल के नहीं फेंकेंगे, तब तक हम शांति से बैठ नहीं सकते हैं। यानी हमें हर रूम को, अगर उसकी स्मेल से बचाना है, तो हमें उसको निकाल के ही फेंकना पड़ेगा। इसी तरह से यदि हमारे किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, तो जब तक हम, क्योंकि वो सभी को इफेक्ट करेगी, वो एक को नहीं करेगी, सारे एरियाज में उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, जो कमी रह गई है उसको, तब जा करके हम मजे से रह पाएंगे। तो कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? वो ये सिखाता है कि हम हर एरिया में किस तरह से हैंडल करते हैं। The way you react to all the external stimulus is called coping mechanism। तो अब ये जैसे सबका ना कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है।
एक एग्जांपल से समझते हैं कोपिंग मैकेनिज्म में क्या हम समझेंगे। हर एक इंसान का अलग अलग होता है। कैसे होता है? अब मान लीजिए कहीं तीन लोग हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। हम्म गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो बीच में कहीं वो गाड़ी कहीं टकरा गई किसी से, थोड़ा गाड़ी को भी लग गया, और भाई एक्सीडेंट में थोड़ा बहुत हिल डुल गए, सारे के सारे, थोड़ी बहुत किसी को लग गई। तो एक व्यक्ति उनमें से गाड़ी में से उतरेगा, जिसके साथ वो टकराए हैं उसको थप्पड़ मारेगा और कहेगा सुबह सुबह तुमने ये कैसी गाड़ी चलाते हो, तुमने टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, देख के नहीं चल सकते क्या? यानी वो उसको थप्पड़ मारेगा। दूसरा आदमी गाड़ी से उतरेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, जो तुमने तोड़फोड़ की है उसका पैसा दे दो, लॉस पूरा कर दो, बस फिर जाओ। और तीसरा व्यक्ति उतर के ये बोलेगा, दूसरे बंदे को बोलेगा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, ठीक तो हो ना? तीनों व्यक्तियों का बोलने का तरीका, बिहेवियर का तरीका, रिएक्शन का तरीका, सबका अलग अलग है। ये है कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम हैंडल कैसे करते हैं किसी भी सिचुएशन को। तो तीन लोग थे, एक ही इवेंट थी, तीनों का डिफरेंट रिएक्शन था। तो ये कोपिंग मैकेनिज्म, और ये दो तरह से हम इसको देखेंगे। अ, आप कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करते हो, वो आपकी कंडीशन किस तरह की होती है उसका। तो कोपिंग मैकेनिज्म हाँ जो डाल है, डालना डालना का मतलब एक किसका मिनट, डालना है? सुनो 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 यार। मिर्चा। मैम आप म्यूट ऑल कर दीजिए, 2-3 माइक ऑन है, वो बीच बीच में बोलते हैं, डिस्टरबेंस हो रही है। करना ही पड़ता है, मैं सोचो अपने आप ही कर लेंगे, पर वो हो जाता है। चलो ठीक है, अब कर दिया मैंने। हम्म तो हम समझ रहे थे कि कोपिंग मैकेनिज्म सबका अलग अलग होता है, हर सिचुएशन में हैंडल करने का तरीका अलग होता है। अब जैसे मान लो कुत्ता भाग रहा है पीछे पीछे, है ना, कुत्ता भौंकने लग गया किसी सिचुएशन में, और तीन चार लोग हैं, वो तीन चार लोगों का कुत्ते के प्रति जो कोपिंग मैकेनिज्म है ना, वो भी अलग होगा। कोई तो डर के भाग जाएगा, कोई छुप जाएगा, कोई बिल्कुल ही ऐसा फ्रीज होके खड़ा हो जाएगा। तो ये वहां भी सिचुएशन अलग हो जाती है, तो सबका ये अलग अलग है सिचुएशन का। तो कोपिंग मैकेनिज्म भी हमारा किस तरह का है? दो तरह का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो तरह का कोपिंग मैकेनिज्म लिखो, पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म और नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है। अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, और नेगेटिव स्टेट में ये ज्यादा समय रहने नहीं देगा आपका। अगर किसी का पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म है तो वो आपको नेगेटिव स्टेट में नहीं रहने देता। हम लोग कोपिंग मैकेनिज्म से पहला थोड़ा लाइफ की सिचुएशन, स्टेजेस भी समझेंगे कि किस तरह से हैं स्टेजेस, कौन कौन सी है वो भी समझते हैं अभी। अब एक घटना हुई थी पहले, कोई सीसीडी के मालिक थे जिसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ही नेगेटिव हो चुका था। वहीं पे उनकी वाइफ ने उनके जाने के बाद सारा लोन उतार दिया, और अब उसके बिजनेस को भी संभाल लिया। ये कोपिंग मैकेनिज्म था। एक व्यक्ति नेगेटिविटी में आकर के सुसाइड कर गया, और दूसरा उसी का जीवन साथी उसको संभालता भी है और सारे लोन भी क्लियर करता है। ये अपना अपना कोपिंग मैकेनिज्म है। तो अब हम ये देखते हैं कि लाइफ में कुछ स्टेजेस होती हैं, कोपिंग मैकेनिज्म के अनुसार देखेंगे कि हम किस किस स्टेज से गुजरते हैं। फिर ये दो तरह के कोपिंग मैकेनिज्म है, इनके अनुसार ही हम किस किस तरह से लाइफ में स्टेजेस में से आ जाते हैं। वो सबसे पहला आप नोट करो, विक्टिमहुड स्टेज। कुछ लोग क्या होंगे? विक्टिमहुड स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि उनका कोपिंग मैकेनिज्म नेगेटिविटी का है। विक्टिमहुड स्टेज, और दूसरी स्टेज आप लिखोगे अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस, या ओब्लिग में कर लो अचीवर्स स्टेज। अवेयरनेस स्टेज या अचीवर्स स्टेज। और तीसरे नंबर पे लिखो सरेंडर स्टेज।
और चौथे नंबर पे आप लिखोगे अवेकनिंग स्टेज। अवेकनिंग स्टेज, ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें हमारी कोपिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम वहां पर बिहेव करते हैं। ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड वहां पे कैसे बिहेव कर रहा है वो स्टेज बताएंगे। तो अब इसमें देखिए हम समझते हैं इसको, विक्टिमहुड क्या होता है। 70% लोग दुनिया के ऐसे हैं जो अपने आप को विक्टिम मानने बैठे हैं परिस्थितियों का। खुद का दोष नहीं देखेंगे, खुद की कमी नहीं देखेंगे, खुद की कमजोरी नहीं देखेंगे, दूसरों पर डाल देंगे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा हूं, मैं तो शिकार हुआ पड़ा हूं। यानी ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव जो है, ये बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, भाई एक्सटर्नल जो एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है मेरी इस कंडीशन के लिए। तो उन लोगों का जो नैरेटिव रहता है वो ये रहेगा कि लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल चीज की वजह से है, कारण कहीं और है। कोज एंड इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, भाई उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बोलेंगे मैं कैसे बिजनेस करता, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं कैसे करूं। यानी ब्लेम गेम खेलते रहेंगे हमेशा, लोगों को ब्लेम देते रहेंगे। और सबसे जबरदस्त चीज ये है कि लोग अपने आसपास में ये देखते हैं किसको ब्लेम करें, पापा को करें, मम्मी को करें, भाई को करें, बहन को करें, हस्बैंड को करें, कि वाइफ को करें, कि टीचर को करें, कि कोच को करें, किसको ब्लेम करें। और सबने अगर अपनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो फिर एक इनटेंजिबल चीज को लेके आ जाते हैं। मान लीजिए ये जो मैंने इतने नाम लिए ना, भाई बहन मम्मी पापा वाइफ टीचर वगैरह, अगर इन्होंने सबने जिम्मेदारी ठीक निभाई है तो फिर क्या करेंगे, ऐसी चीज जो दिखती नहीं है ना उसको ले आएंगे। वो क्या है, भगवान का मेरे साथ ही पता नहीं क्या है, मेरे साथ ही भगवान पता नहीं ऐसा क्यों करता है, जब भी मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ मेरी तो तकदीर ही खराब है, मेरा तो काम ही नहीं बनता। तो ये इनविजिबल चीज हो गई, उस पे दोष दे दिया। या फिर कहेंगे मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। तो ये है ब्लेम फ्रेम वाले सिचुएशन या स्टेज मतलब कहेंगे इसको। उनका कोपिंग मैकेनिज्म ये है ब्लेम फ्रेम का, विक्टिमहुड में रहेंगे वो। तो ये हमेशा विक्टिमहुड वाले लोग रहेंगे। 70% लोग दुनिया में ऐसे हैं विक्टिमहुड में रहने वाले। और विक्टिमहुड भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है आप अपने घर में रिलेशनशिप को लेकर के अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो कि अरे यार समझती नहीं है ये कभी भी। कोई जेंट्स में कई बार आती है बात, लेडीज में भी आ सकती है। अपने स्पाउस को कहेंगे वो समझते ही नहीं मुझे, कैसे रिलेशनशिप ठीक होगा। और ऑफिस में आप नॉर्मल हो, घर में आपका इस तरह चल रहा है, ऑफिस में आप नॉर्मल हो। या फिर ऑफिस में आपका इस तरह से चल रहा है, घर में नॉर्मल हो। फिर ऑफिस की शिकायतें घर में करेंगे, घर की शिकायतें बाहर करेंगे कि भाई मेरा तो बॉस ही ऐसा है, मेरे तो कलीग अच्छे नहीं है, मेरे तो डाउनलाइन अच्छा नहीं है, मेरे तो अपलाइन अच्छे नहीं है। तो ये विक्टिमहुड की जो आदत जिसकी हो जाती है वो कहीं ना कहीं दोषारोपण का कारण ढूंढ ही लेता है। किसी की वाइफ किसी का पार्टनर समझदार हो तो बिजनेस में कहेगा उसने धोखा दे दिया मेरे को, तो मेरे तो पैसे डूब गए, मेरे पे तो किसी ने जादू कर दिया, मेरे पे तो किसी ने दृष्टि डाल दी। और ये बातें ऐसे हो जाती हैं। तो सेम वे अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में कोई भी मान लो स्टेप नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या होगा। अगर रिलेशनशिप में वास्तव में कोई बात चल भी रही है, स्टेप कोई ले नहीं रहे, उस चीज को वैसे ही चलने देते हैं, तो फिर कैसे कैसे सुधार होगा, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। यानी हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है और वो भी मानने बैठी है भाई ऐसा ही होता है, भाई मैं क्या कर सकती हूँ, ना डिवोर्स ले रही है ना कुछ कर रही है। तो फिर यानी उसने मान लिया, स्वीकार कर लिया, वो बार बार फिर वैसा ही होता रहता है, वैसी स्टेट बार बार बनती रहती है। यानी उनको सॉल्यूशन निकालना आता ही नहीं है, सिर्फ दोष देना आता है, सॉल्यूशन निकालना नहीं आता होता है। ये चीज है। और एक दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे, एक कोई गली का, पुरानी गंदी गलियों का, बिल्कुल गरीब बस्ती का बच्चा भी भाग दौड़ के अपने रास्ते बना लेता है। कई लोग चुपचाप ब्लेम होकर के या विक्टिम होकर के पड़े रहेंगे, सारी सारी उम्र दुख पाते रहेंगे, और कई लोग आगे निकल जाएंगे।
ये सबका मैंने बताया कि अलग अलग है सबका। मैम एक चीज पूछूं, हाँ जी। जैसे स्पाउस के साथ में वो बिहेव अच्छा नहीं करता पर ऑफिस में अच्छा सा कर, क्योंकि सीनियर बॉयज हैं मतलब बॉसेस हैं, लेकिन उसका रीजन क्या रहता होगा? प्रायोरिटी देना नहीं आता है उसको? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, प्रायोरिटी देना नहीं आता उसको। है भाई ये कहाँ लाइफ में दोनों चीज, या तो उसको बैलेंस करना नहीं आता होगा वो। समझना नहीं आता, उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो ही ठीक नहीं है। वो दो तरह का बताया ना, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव हाँ कोपिंग मैकेनिज्म है तो वो कोप अप नहीं कर पा रहा वहां पे। मैम, अगर फैमिली में या किसी में इश्यूज आ रहे हैं, चाहे मनी प्रॉब्लम है कुछ भी है, तो रिलेशन तो दोनों उसको इक्वली है, चाहे उधर ऑफिस में भी लड़ाई झगड़े करे चाहे घर में भी लड़ाई झगड़े करे, पर हाँ। वो पार्शियलिटी भी करता है। या पास तो मैम ये होगा कि ठीक रहता मैम, है, ठीक रहता या है। तो ये है कि भाई बॉस है, दब के रहना पड़ेगा, कलीग से बना के रखनी पड़ेगी कि भाई वो जॉब छूटने का अगर वहाँ बिहेवियर अच्छा नहीं वहाँ वो होगा। थोड़ा डर के रहता है वो, क्योंकि और जो यहाँ डोमिनेट किया जाएगा कि भाई ये तो मेरा ठीक है, हाँ फॉर यहाँ ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड लिया गया है, यहाँ फॉर पर ग्रांटेड लिया है, ठीक है जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, मैं ही तभी चला रहा हूँ तभी घर। तभी तो सभी एरियाज में अलग अलग पोजीशन बन जाती है ना सभी की। हाँ तभी तो बन जाती है, वहां पे वो कोप अप नहीं कर पा रहे, या फिर कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा बन जाता है कि वो बैठ के बात करके ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ नहीं तो कई बार क्या है कि जब ये बताओ जीवन साथी बन गए तो बातचीत करके बात को चाहे थोड़ी देर लंबी देर तक चला लो पर सॉल्यूशन निकाल के उठो। हाँ, वो खींचने साथ वाला काम रहना गलत है। साथ हाँ रहना है तो क्यों एक ब्लेम करते रहो सारी उम्र भाई। हाँ। साथ रह करके आप कम्युनिकेशन गैप हटा करके फिर काम फिर बात करो तो ज्यादा ठीक है। हम्म। और हो जाता है जब आप बात करोगे तो सोल्यूशन भी निकल आएगा। कई सॉल्यूशंस तो निकलते हैं मैम, बैठना बात करना भी बहुत बात जरूरी करना है। पड़ता है, ये ना बहुत ये कम्युनिकेशन गैप ही मारता है इंसान को। अगर हाँ ये सही हो जाए ना, डेली अगर पति पत्नी बैठ करके डाइनिंग टेबल पे या वैसे बैठ करके डिस्कशन कर लें कि आज क्या हुआ, क्या पलिसर क्या क्या प्लस है क्या माइनस है और हमें कैसे चलना है, तो मेरे ख्याल से ये मिट सकते हैं झगड़े। उसमें एफर्ट्स डालने की जरूरत है, हाँ हस्बैंड को बिल्कुल, या वाइफ को, दोनों को समझना दोनों को चाहिए, समझनी इगोस्टिक चाहिए नहीं होना और चाहिए यहाँ पे दोनों तरफ से। बिल्कुल समझता वो दोनों है तरफ से। जिसमें समझदारी है। हाँ, तो दोनों नहीं समझते, ये भी दोनों नहीं ये है, भी वन देख। साइडेड रहता है ये, हाँ वही सॉफ्ट कम्युनिकेशन टारगेट गैप। पे करते हैं ना मैम, सॉफ्ट टारगेट जहाँ होता है उस पे अटैक होता है। हाँ बिल्कुल होता है उस पर अटैक, उसको बार बार उसको दबाया ही जाता है। पर अब वो कहीं ना कहीं जिस जो भी समझदारी किससे बात करेगा तो भी रास्ता तो निकल सकता है, ऐसी बात भी नहीं। बिल्कुल निकलता है वरना बिल्कुल। ईगो, वहां पे बीच में ईगो आ जाता है, मैं क्यों करूं, मैं इतना जी। कर। पत्नी कहेगी मैं सारा दिन काम करती हूँ और क्या करूं इनके लिए। सुपीरियर वाला भी काम है, मैं पैसा और कमाता पति हूँ या कहेगा कि मैं कमाती पैसा हूँ। कमाता हूँ और क्या हाँ, करूं। यस, ऐसे वाइफ ये भी बोल भी है। सकते हैं, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, दोनों तरफ से है। छुट्टी दोनों दे रहे हैं, पर हाँ जहाँ दोनों ईगो को पकड़ के बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं अपने उसमें यानी नाराजगी में ही पड़े रहते हैं, तो वो हाँ। गैप और बढ़ता चला जाता है। दोनों के तो ये पास दोनों वक्त नहीं पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों मैकेनिज्म है इसमें फिर। दोनों हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं हर एरिया में, ये बताया ना हर एरिया में उनके वो हैं। किसी ओके। एरिया में कहाँ कोई पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे एरिया में वही बंदा नेगेटिव हो सकता है। हाँ ये होता है इसमें। मैम इसमें एक और बात डिस्कस करनी थी, क्या मेल और फीमेल के बिहेवियर और कोपिंग मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है, जहाँ वैसे मेल फीमेल का कोई ज्यादा बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेन तो उसके अंडरस्टैंडिंग की है। अगर कोई ज्यादा ही इगोइस्टिक बंदा है तो वो अपने ईगो में रह करके ना ज्यादा डिस्कस ही नहीं करता, बात ही नहीं करता है। मेल फीमेल में ये फर्क हो जाता है, वैसे आप अपना हिंदुस्तान में तो है ये मेल फीमेल मैम, में। सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है, मेल हमेशा हाई रहेंगे, विमेन हमेशा घर संभालेंगी। ये सोसाइटी ने ही एक वो बना दी है, गाइडलाइन कर दी है एक तरीके से, ये सोसाइटी कह ने लो, बना दी और टैग टैग लाइन दे दी है उसको। हम अपने पेरेंट्स को भी देखते आए, हमारे बारे से उसमें भी देख रहे हैं कि ये है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी। हाँ और आज महिलाएं उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत करके भी वो फिर भी उतना नहीं कर पा रही हैं। कितना भी टैलेंट हो बेशक, पुरुष से कितना ज्यादा टैलेंट लिए बैठी हो, फिर भी वो वो। मैं अभी अभी नीतू जी की बातें सुन रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब आदमी है ना, उसका बिहेवियर घर में बिल्कुल अलग, बाहर बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल और सही बात। क्रेडिट लेना अलग, क्रेडिट लेने में सबसे आगे।
हाँ और कंट्रीब्यूट करने में पीछे, ये शायद कॉमन है और बहुत रेलेवेंट है। कॉमन है, कॉमन है। कॉमन बैकग्राउंड भी कॉमन देखा प्रॉब्लम जाता है है मैम, सबकी। जहां पर पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसे की गई है वो भी बहुत मैटर करता है हमारे में, करता है, बहुत मैटर करता है। ये बहुत मैटर करता ये है। जो ये हम पढ़ेंगे ना, पीआईपी में जब चैप्टर आता है तो वो उसमें आता है सिग्निफिकेंट क्वालिटी जब आती है ना बंदे में, सिग्निफिकेंट टाइप, उसको सिग्निफिकेंस को पोषित किया जाता है बचपन से ही। हाँ, बचपन में अगर बच्चा माँ बाप के साथ कहीं बाजार गया है और वो बच्चे ने जिद कर ली कि मुझे ये चीज चाहिए, एक बार तो पापा ने मना किया कि नहीं भाई अभी नहीं दिलाएंगे, ये फिर दिला देंगे, फिर उसने क्या किया, रो के दिखाया, रोक के। थोड़ा सा रो के दिखाया। अब रो के दिखाया तो माँ बाप ने सोचा अब रो रहा है चल दिला देते हैं, उसको दिला दिया। अब उसको तो ये पा गया तरीका, नेक्स्ट टाइम फिर रोएगा फिर मिल जाएगा, नेक्स्ट फिर रोए, यानी रोते उसको ये हो गया कि भाई तन्ने शोर मचा मुझे के अपनी बात मनवा लेनी है, तो ये उसकी आदत बनती चली गई। बड़ा होकर के फिर वो यही करता है, जब उसको अपनी बात मनवानी है तो वो अपना वो ये रूप दिखा देता है वो शोर मचाने का, और वो अपना अपनी सिग्निफिकेंस को बना के रखता है। तो तो कहीं पेरेंट्स ना मैम कहीं यही गलती करते हैं, डेवलप हो, पेरेंट्स यही गलती करते हैं। हाँ, वो इस समय ये अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए, और आज और सबसे बड़ी गलती और हो रही है कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि माताएं काम करने लग गई हैं, बिजी मोबाइल हो गई फोन। हैं, और छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अरे मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मैम, कोई कितने ही बच्चे देख लिए ऐसे, जो मान लो 2 साल का है, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने लगा है, मोबाइल पकड़ने लगा, उसको स्क्रीन अच्छी लगने लगी, तो वो बार बार उस स्क्रीन को देख करके खुश होता रहेगा। माँ बाप सोचा अरे ये तो मोबाइल चला रहा है बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा, शुरू शुरू में वो अच्छा लगता है, अरे हमसे ज्यादा तो बच्चा चलाने लग गया, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। और उसके बाद वो बच्चा इतना एडिक्टेड, वो रोटी नहीं खाएगा बिना मोबाइल के, और माँ बाप सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं खा रहा है ना पकड़ा देते हैं इसको, वो पकड़ा दिया जी, है बच्चा उसी को देख के खाया जा रहा है, और ये नहीं पता वो कितना खा रहा है, माइंडफुली कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ नहीं पता। और ऐसे बच्चों के माइंड में अब डिफेक्ट आने लग चुका है। अब इस पर बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में रिसर्च चल रही है मैम। ऐसे हाँ, बच्चे मिलेंगे आपको, जो इस प्रकार की जांच कराते हुए मिलेंगे कि इनके ब्रेन में दिक्कत क्या है भाई, ये बच्चे समझते क्यों नहीं, इनको लर्न क्यों नहीं होता, इनको याद क्यों नहीं होता, पेपर में भूल क्यों जाते हैं, ये देखा मैंने अपने। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो मैम रुक ही गया ना, ब्रेन रुक स्लो उसको हो गया, गया। क्रिएटिविटी खत्म हो गई, रुक गया बिल्कुल ही। बच्चे पहले क्या था, एकदम से घर पे रुकते नहीं थे, खेलते थे जाके दोस्तों के बीच में, शोर मचाते थे, वो कहाँ रह गया अब, और बोरिंग बच्चे प्रोसेस भी शोर नहीं रहा मचाना भूल गए। पहले। और एक प्रोसेस में बोरिंग का भी है, हम लोग पहले बोर होते थे तो क्रिएटिविटी आती थी, हाँ, तो आजकल वो चीज वो बोरिंग तो है ही। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि माइंड तो बिजी हो गया, और वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हंसने वाली वाली चीजें मिल जाती हैं, उससे हंस लेते हैं, रिक्रिएशन हो गया वहां पे उनका। पहले खेल में रिक्रिएशन था बच्चों का, और वहां पे वो कोई ना कोई गेम भी ऐसे होते थे कई बार बड़े, फिट भी रहता था बच्चा। हाँ, फिट भी रहते थे बच्चे। कर दी। तो ये बहुत ही आज के युग में प्रॉब्लम आगे और बढ़ने वाली है, ये सारी की सारी ऐसा हो रहा है दुनिया नहीं आती है। में। हाँ, ये जितना इसको समझ सके, इसको इसमें कुछ सहयोग कर सके ना, हम सब तो करना चाहिए अपने को, या तो दोबारा से उन्हीं छोटे छोटे मोबाइलों पे आ जाए, बच्चों को दिखने ही ना दे। बस अगर नेट का काम करना तो भाई लैपटॉप पे, इस पे किसी न किसी सिस्टम पे ही करो, मोबाइलों में सट जाए ना ये चीजें तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। कोई वैसे फायदा नहीं है मैम, अब लैपटॉप पे आके हर कुछ पेरेंट्स अवेलेबल है जो फोन पे है। तो कोई अब फायदा आके नहीं पेरेंट्स है। को पता चलने लगा है ना कि इसका इम्पैक्ट क्या था। ये चैलेंज तो इसी जनरेशन के पास था ना, इससे पहले था, लोगों को पता ही नहीं था कि अगर ये हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और ज्यादा अब बढ़ा इम्पैक्ट तो आगे आ रहा है तो अब अभी लोग सोच रहे हैं सोल्यूशन भी। अभी 4-5 साल में ही बढ़ा है ये ज्यादा। बस अब ये आफ्टर रिसेंट करोना, प्रॉब्लम है। आफ्टर करोना। हाँ, आफ्टर कोरोना ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि तब तक ना बच्चों को मोबाइल देने से माँ बाप भी थोड़ा सा तो पीछे हट। हॉलीडे होमवर्क पूरा का पूरा, हाँ, क्लासेस सब अब कुछ क्या वहीं पे था ही कि होता है। उनकी पढ़ाई मोबाइलों पे होने लगी थी, अब क्या करें, ना दे तो मुश्किल है, फिर तो देना पड़ेगा बच्चों को, तो ये वो ट्रेंड 1 घंटा पढ़ाई करता है, 4 घंटे अपना एक्स्ट्रा करता है। अब गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी जब हम टीचिंग में थे ना स्कूल में, तो क्या था कि 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना, हाँ, ये आई थी, तो आई ये थी। जी सर्व शिक्षा अभियान के तहत आई थी कि 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना। तो हमें बड़ी चिंता होती थी, मगर 9th में जो बच्चा आता है उसको एबीसी नहीं आती है और वो 9th में आ जाता है, अब बताओ वो बेचारा एबीसी सीखेगा कि 9th के सिलेबस को पढ़ेगा जो इतना टफ हो चुका है उस वक्त तक।
उसको कहाँ से शुरू करें? आप पहली क्लास से करें, और पहली से लेकर 8वीं तक जो उसकी आदतें बन गई वो कैसे बदलेंगी भाई? तो वो 9वीं के बच्चे बेचारे इतने परेशान होते थे, 10वीं में फेल होते थे, फिर परेशानियों में जाते थे। तो अब बड़ा हम सोचते थे भाई ये तो बहुत ही गलत होता जा रहा है, और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी पढ़े लिखे गंवारों की और बदमाशों की, जो अपने नाम के आगे ये तो है भाई 8वीं पढ़ रहा है जी, 9वीं पढ़ रहा है जी, और आता उसको कुछ है नहीं। अभी अभी ये डिसीजन रिवर्ट कर लिया गया है। ये अब कर लिया फिफ्थ में गया है। भी, अब ये फिफ्थ में भी रिटेन कर सकते हैं। हाँ फिफ्थ से अभी रिटेन करने लग गए। हाँ, जो ये कुछ पॉलिसी आती है ना उससे भी कई बार नुकसान होता है। चलिए एनएलपी में कुछ इन बातों पर हम भी चर्चा करेंगे और थोड़ा सा और भी कुछ जो हमसे बन पड़ेगा करेंगे। आप टीचिंग में हो तो टीचिंग, ये तो उर्वशी टीचिंग में है तो थोड़ा देखती होगी बच्चों को भी स्कूल में भी क्या हो सकता है सॉल्यूशन, तो टीचर्स सारे रिसर्चर्स मिलके निकालेंगे, स्कॉलर्स मिल करके। और हम एनएलपी में पढ़ने वाली न्यूरोलॉजिस्ट तो अब बहुत इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, न्यूरोलॉजिस्ट अब इस बात पे रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है कि मोबाइल ने ब्रेन को किस तरह से ठप किया है, और जो ये ओम का उच्चारण है वो बिल्कुल सारी मशीनें लगा लगा के चेक किया जा रहा है कि एक ओम के उच्चारण से ब्रेन में क्या चेंज हो रहा है, एक वो ब्राह्मणी प्राणायाम से क्या चेंज हो रहा है। ब्राह्मणी प्राणायाम का भी आ रहा है मैम। हाँ एक प्राणायाम करने से बीटा और गीगा सेल हाँ सारे हाँ बिल्कुल, बीटा और अल्फा दोनों एक्टिवेट होती हैं। गीगा सारे एक्टिवेट हो जाते हैं हाँ, उसमें। एक भ्रामरी प्राणायाम के करने से उनमें चेंज आना हो जाता है शुरू। तो ये चीजें अब इतनी आ रही हैं, तो ये जब समझ में आ जाएगा मेरे को लगता है इस स्कूल में शुरुआत हो जाए। कई जगह होता भी है, अच्छा है वहां पर, बढ़िया है। तो चलो निकलेंगी, समस्याएं भी जब आ रही हैं तो उनका सॉल्यूशन भी आएगा ही। क्योंकि पर जिस बच्चे को असर हो गया ना वो, उसके लिए परेशानी थोड़ी बन रही है। उसको अभी भी यदि छुड़ा करके उसकी क्रिएटिविटी में डाला जाए तो सुधार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेन रिवर्स हो जाती हैं सारी चीजें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम क्या समझ रहे थे, ब्लेम गेम है, विक्टिमहुड, विक्टिमहुड की स्टेज। अपने आप को विक्टिम मानते हैं हम परिस्थितियों का, या तो नियर एंड डियर रिश्तेदारों का। अगर उनमें से सब ठीक है तो हम परिस्थिति ले लेते हैं, जादू टोना भगवान ग्रह नक्षत्र है, काला जादू सफेद जादू, इसके बाद में आ जाते हैं, फिर उनको मिटाने का प्रयास करते हैं। तो ये कौन सी स्टेज की वजह से हो रहा है? विक्टिमहुड की स्टेज से। जबकि अगर समझदारी से चलें तो ये विक्टिमहुड नहीं है भाई, खुद देखो क्या सॉल्यूशन निकालोगे, कौन सा रास्ता निकालोगे, तो रास्ता निकल भी जाता है। तो इसमें क्या था, अब मान लीजिए देखो विक्टिम मोड में क्या कैसे आगे एक बात और मान लो हम सोचें, अचानक वेट बढ़ गया मान लो किसी का, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, हम्म, फिर किस चीज के विक्टिम समझ रहे हो अपने आप को? टाइम नहीं मिलता मेरे को तो, है जॉब में टाइम चला जाता है मेरा, तो बिजनेस में टाइम चला जाता है, कैसे टाइम निकालो? विक्टिमहुड, वहां भी आपने विक्टिम बना लिया समय का। तो जब आप इस कंडीशन में आते हो ना तो वो कंडीशन बड़ी खतरनाक लेवल की हो जाती है, बहुत डैमेज कर देती है। अपने आप को विक्टिम मानना बंद करके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, तब जा करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जहां जहां भी आप स्टक हो ना, कहीं भी अटक गए हो, तो ज्यादा चांसेस है विक्टिम मूड में हो, बस ये देख लेना किसी भी एरिया में। नंबर दो, दो की स्टेज कौन सी बताई थी मैंने? अवेयरनेस की, जहां हम अवेयर, अवेयरनेस या अचीवर्स, जहां लोग अचीव करने लगते हैं। फिर अगर अवेयरनेस स्टेज में आप हो, लेकिन जब भी आपका विक्टिम मूड होगा तो अवेयरनेस डायरेक्टली नहीं आएगा। जब आप विक्टिम मूड में हो तो अवेयरनेस डायरेक्टली नहीं आएगा, एक ट्रांजिशन पॉइंट आएगा। ट्रांजिशन पॉइंट में क्या होगा, आपके अंदर अचीविंग की चीज बात आएगी, अचीवर कॉन्शियसनेस जागेगा आपके अंदर, एक अवेयरनेस आएगा कि भाई योर इंटेंसिटी, योर अवेयरनेस, योर कॉन्शियसनेस वो आने लगेगी। तब आपको पता लगेगा कि आप कुछ अवेयरनेस की तरफ जा रहे हो, और आपके मन में ये बात आएगी भगवान ने दिमाग दिया है भाई मुझे, है भगवान ने मुझे भेजा है, भेजा देके, और इस भेजे में इतनी ताकत दी है कि मैं दुनिया को यूटिलाइज करके कुछ भी अचीव कर सकता हूं। फिर ये बात समझ में आने लगती है। दिस इज द स्टेज जब आप अपने ऊपर भरोसा स्टार्ट करते हो। इस स्टेज में आप कहीं ना कहीं
मतलब ये है कि विक्टिमहुड की सोच को हटा करके और फिर खुद करने लगते हो। एक एग्जांपल देते हैं, चलो मान लीजिए कोई बोट में बैठे हुए जा रहे हो आप लोग, तो जब आप विक्टिमहुड की स्टेज में हो तो आप हाथ पैर भी नहीं चला रहे। अब और पानी में आ रहा है, कुछ हलचल ज्यादा है, तूफानी सा माहौल है, और आपको कुछ नाव को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जब आप विक्टिम मोड में हो तो आप क्या कहोगे, मौसम ही खराब था, मैं क्या करूं, मेरी नाव तो उधर चली गई, और आप बह गए उधर दूसरी साइड में, गलत साइड में बह के चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। आप कह रहे हो मैं क्या करूं, हवाई ऐसी चल रही है, लहरें ऐसी चल रही हैं। लेकिन जब आपका अवेयरनेस स्टेज आ जाता है तब आप ऐसा नहीं करोगे, आप अपना एफर्ट डालोगे, लहर के अगेंस्ट भी आप अपने आप को डायरेक्ट करके और आप अपनी नाव को निकाल के ले जाओगे। आप बोलोगे आई एम द क्रिएटर ऑफ माई सर्कमस्टांसिस, एंड दिस इज द स्टेज अवेयरनेस। सेकंड स्टेज ये है, यानी मुझे सिचुएशन को कंट्रोल, सिचुएशन मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, ये भाव आता है। फिर ये स्टेज आप एक वॉरियर के माइंडसेट में आती है, जो वॉरियर है, योद्धा है, योद्धा के माइंडसेट में ये आता है, नहीं भाई मैं सिचुएशन का दास थोड़ी ना हूँ, सिचुएशन को मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ। आप गिव अप नहीं करते, गिव एफर्ट एंड यू ट्राई टू अचीव एनीथिंग। अब मान लीजिए आपका हेल्थ का इशू हो गया, आप बोलते हो मैं अभी ठीक करता हूँ, अभी जिम ज्वाइन करता हूँ और जाकर के वर्कआउट करके न्यूट्रिशन सही करके मैं अपनी हेल्थ को ठीक करूंगी। अगर आपके अंदर अचीवर स्टेट है, आपके अंदर अवेयरनेस है, तो आप हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। अब मान लो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ जाती है, अभी हम बात कर ही रहे थे, प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या कहोगे, यदि आपके अंदर अचीवर स्टेट आ गई, अवेयरनेस स्टेट आ गई, तो आप क्या कहोगे, चलो बैठते हैं, बात करते हैं, ठीक करते हैं अपनी सिचुएशन को, जीवन चलाना है हमने। भाई मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ, अगर लेडी है वो इनिशिएटिव ले रही है तो वो कहेगी भी बात करो, सोल्यूशन निकालो, ऐसे करने से थोड़ी काम चलेगा। अगर जेंट्स में ये अवेयरनेस है तो वो कहेगा चलो बैठते हैं, बात करते हैं। इसी प्रकार करियर में, करियर की बात आती है मान लीजिए, तो फिर वो ये देखता है मैंने करियर में कहाँ कमी छोड़ दी, कहाँ मेरे एफर्ट में कमी रह गई, अपने आप को ढूंढता है। फिर वो जब उसको समझ में आता है अरे मैं तो ये गलती कर रही थी, मेरे को तो पता ही नहीं था, तो फिर क्या होता है, अ- ये अचीवर स्टेट वाले बंदे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बस ठीक है इस गलती को आज के बाद नहीं करूंगी, मैं इसको ठीक कर लूंगी, ट्राई करती हूँ। अब मान लीजिए मनी का पार्ट आ गया आपका, ये एरिया एरिया की बात कर रही हूँ मैं। मनी पार्ट के अंदर क्या करोगे, मान लीजिए पैसा नहीं आ रहा, मेहनत भी पूरी हो रही है, सारी ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, सारे पूरे एफर्ट भी डाल रहे हैं, बिजनेस है तो बिजनेस में भी पूरा काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मनी में कहाँ ब्लॉकेज आ गया, कहाँ कमी रह गई है। तो फिर वहां से आप ढूंढने लगते हो भी कहाँ क्या कमी रह रही है। फिर वहां अगर आप इस तरह से सोचोगे, ढूंढोगे कमी को, तो मिल भी जाएगी, वो ब्लॉकेज समझ में आ जाएगा कहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, तो फिर वहां पे आप उसको रिमूव करके फिर काम को ठीक करने की कोशिश करोगे। दूसरा और पार्ट देख लें, इनर वेलबींग वाला, स्पिरिचुअलिटी वाला, तो वहां भी फिर हम थोड़ा बहुत उधर ध्यान दे करके अपने माइंड को कूल एंड काम करके जब हम करते हैं तो वो भी हमें समझ में आने लगती है। जब एक दो बार करते हैं फिर उस दिन दिन अच्छा बीतता है तो नेक्स्ट डे भी करने का फिर मन करता है। तो ये अवेयरनेस स्टेज कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? गुड। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी लाइफ में जो खुशी का रीजन जो है वो हम खुद ही ढूंढें और उस पर काम करें। यू आर जो है कि ये बात आपको समझनी है कि यू आर ड्रिवन बाय सक्सेस ओनली। बस सक्सेस से आप चल रहे हो, सफलता आपको मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। योर हैप्पीनेस एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल थिंग। मैं ये मतलब बाहर की चीजें भी हमारे प्रभावित करती हैं, लेकिन हम उनसे इतना ज्यादा प्रभावित ना हो जाएं कि विक्टिम ही समझने लग जाएं। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम करने से प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, हमें समाधान स्वरूप बनना पड़ेगा, बस तब जा करके ही हमारे काम चलता है। अब आती है हमारी सरेंडर स्टेज, तीसरी स्टेज जो मैंने लिखवाई थी आपको, सरेंडर स्टेज। सरेंडर स्टेज में क्या होता है,
आप क्या कहते हो उसमें कि अचीवर स्टेट में ये कह सकता है बंदा कि मैं तो भाई ये जो मेरी जो ग्रोथ है, मेरी जो प्रोग्रेस है, उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, भाई मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, ये हम अचीवर स्टेट में कहेंगे। क्योंकि वास्तव में बंदा मेहनत करके कुछ कर रहा है, उसको दिख रहा है, उसके प्रयास से कुछ हो पा रहा है। लेकिन सरेंडर स्टेज में क्या होता है, इंसान ये कहता है कि मेरी ग्रोथ का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, भगवान ने वो ताकत दी है। वो कुछ भगवान पर भी भरोसा करता है, फिर उसमें वो उसमें सरेंडर होके काम करता है पूरा, लेकिन सरेंडर भाव से करता है, समर्पण भाव से करता है कि भाई ईश्वर की मर्जी है तो मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। वो समझता है कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं है कि एक्सटर्नल रिजल्ट एकदम से अच्छा आ सके। कोई ना कोई कॉन्शियसनेस ऐसी है, कोई ना कोई पावर ऐसी है, कोई ना कोई मीडियम ऐसा है जो ये रिजल्ट क्रिएट करवा रहा है। ये होती है सरेंडर स्टेज। यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि भी हम कुछ ज्यादा चीज नहीं कर सकते, हम काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। कोई बात है भगवत गीता वाली, कर्म कर सकते हैं, फल तो भगवान देता है। तो यहाँ ये मैम कोई एग्जाम्पल दे दो इसका। या तो पूरा मोटिवेटेड नहीं है वो, सरेंडर स्टेज तब आएगी, हाँ या नहीं, डेडिकेटेड नहीं है, क्या करें? मोटिवेटेड होके बाद ही आती है उसके अंदर, मतलब घमंड नहीं आता उसमें, वो फिर विश्वास के साथ काम करता है, मेहनत पूरी करेगा, फिर भी ईश्वर से कहे, ईश्वर पे अगर मान लो रिजल्ट उसका नहीं आएगा तो वो उसमें परेशान नहीं होगा। वो सोचेगा कि भाई ईश्वर पे विश्वास करके, भगवान की यही मर्जी थी, हाँ। भगवान की यही मर्जी थी। तो जैसे विक्टिम मूड में हम क्या थे, बोट में बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, हैं, बोट जहां लेके जा रही बहे जा रहे थे। सेकंड स्टेज में हाथ चलाया, डायरेक्शन को यूज किया, ट्राई किया। और थर्ड स्टेज में फिर आपने यूनिवर्स को जो डिफरेंट दिशा जो थी उसमें भी आपने चला लिया, और फिर भी ईश्वर पे भरोसा, भी ईश्वर ने मेरी मदद की तो मेरी डायरेक्शन बदल गई और पॉजिटिविटी की तरफ मैं खींचता चला गया। यानी मतलब स्विमिंग स्विमिंग करना अचीवर कॉन्शियसनेस, फ्लोट करना सरेंडर स्टेज होगी। यानी एक तो हो गया कि भाई बहे जा रहे हो लहर के साथ, दूसरा हो गया आप लहर के विपरीत भी बहे जा रहे हो, स्विमिंग करने लग गए हो, आप डूब नहीं रहे हो। विक्टिम हुड में आप डूब भी जाते, लेकिन अचीवर में आपने डूबने की बजाय स्विमिंग करना अच्छा समझा, और उसके बाद स्विमिंग करते करते आप फ्लोटिंग में आ गए। आपने प्रभु पे विश्वास करके अपने हाथों को इस तरह से फैला दिया और आप अपने आप तैरते चले गए। ये है, यानी आप कर भी रहे हो प्रयास, लेकिन फिर आप फ्लोट करने लग गए। एक वो स्टेज आ गई, फिर वो उससे बड़ी स्टेज आ गई। तो ये आ जाती है हमारी सरेंडर स्टेज। यानी जो भी होगा हम माध्यम बन के काम करेंगे। मैं एक माध्यम हूँ, फिर मेरे द्वारा अच्छा काम भी हो रहा है, आई एम द मीडियम। और डिटैच रह के काम करेंगे, वो डिटैच भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं लाइफ में लग्जरी नहीं होगी, लग्जरी भी बहुत होगी। यानी मीडियम कॉन्शियसनेस में जो बंदा होता है वो यूनिवर्स को इतना स्ट्रोंगली मानता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहता, वो यूनिवर्स के साथ लड़ने का ट्राई नहीं करता। अचीवर कॉन्शियसनेस में आप लड़ने के ट्राई में रहते हो, आप संघर्ष ज्यादा करते हो कि हवा इस तरह से आ रही है तो मैं इसके विरोध में चल करके भी जीत जाऊं। ये पर्सन नेचर के हिसाब से, सर्कमस्टांस के हिसाब से खूब मेहनत करते हैं। और यूनिवर्स की, और जो सरेंडर वाले हैं वो यूनिवर्स की एनर्जी का यूज करके आगे जाने की ट्राई करते हैं, और यानी स्विमिंग से वो फ्लोटिंग वाली स्टेज में आते हैं फिर। जैसे मेरे बाकी लोग, जैसे मेरे तरह के, जैसे मेरी तरह के लोग, मैं हर चीज को यूनिवर्स के साथ जोड़ देती हूँ। मैं आपको भी मिले तो मैं अपना भगवान को वो ना थैंक अपना करती हूँ। भगवान की मर्जी। कर्म किया और फिर उस पे छोड़ दिया, फिर फ्लोट करने ये लगे। आपको ये भी कहीं थैंक ये मतलब ऐसा, स्पिरिचुअल है, बोला। ये स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्ट होगा, हाँ, हाँ, थोड़ा उसी तरफ जा रहे हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल है। और जा रहा इसमें है। हम, आप जो कह रहे हो कि आप सरेंडर सरेंडर टू लाइफ, और अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि हमारी वजह से नहीं हो रहा, भगवान की वजह से हो रहा है। और नेगेटिव भी होगा जब हम भी, तो तो उसी की। मीडियम थे, हमने जो मेहनत की वो तो हम मीडियम थे, लेकिन हम उसकी, मीडियम है। हाँ उसकी जो मर्जी है वो उसकी चल रही है, हम उस भाव में, उसमें फिर ना हम घमंड में नहीं आते, हम उस चीज से अटैच नहीं होते ज्यादा। एक वो भाव आता है, वो एक एक मैं कैसे आनंद की सिचुएशन, जॉयफुल सिचुएशन बनती है उसमें फिर और हमारी। इसमें हम एक्सेप्ट करते हैं सारी चीजें जैसी हैं। उसमें मैंने किया नहीं तो होता ही ना,
अचीवर्स में ये बात आ जाती है फिर। नहीं नहीं, सरेंडर स्टेज की बात कर रही हूँ। सरेंडर स्टेज में सरेंडर में आप एक्सेप्ट करते हो सारी चीजें, हाँ एक्सेप्ट करते हैं हम सारी चीजें। मैम ये और नेगेटिव है पॉजिटिव है ये सरेंडर? पॉजिटिव है, ये ये सरेंडर पॉजिटिव, स्टेज सबसे पॉजिटिव होगा ये स्टेज, है ना? पॉजिटिव है। यानी हमने कर्म भी किया लेकिन हम ईगो में नहीं आए, हम उससे अटैच नहीं हुए, और उससे अगर कुछ बिगड़ता है तो दुखी भी नहीं हुए, क्योंकि हर वक्त फल हमारे अनुरूप नहीं आता है, मेहनत करके भी पूरा फल नहीं आता है, और हमें ये भी समझ में नहीं आता कहाँ क्या कमी रह गई। तो वहां रहती तो है कुछ ना कुछ, लेकिन वो हमें पता नहीं आता। अगर सरेंडर स्टेज है तो फिर हम उससे दुखी भी नहीं होंगे, ढूंढेंगे भी हाँ कहाँ क्या रह गया। तो ये हमारी होगी सरेंडर स्टेट। फ्लोटिंग स्टेट है। आप स्विमिंग और फ्लोटिंग में समझ रहे हो ना अंतर? स्विमिंग में बंदा बहुत एफर्ट डाल रहा होता है, और फ्लोटिंग में जब स्विमिंग वाली जो सिचुएशन है उसमें वो बिल्कुल कंट्रोल पा लेता है, उसको स्विमिंग बहुत अच्छे से आ जाती है, तो उसको फ्लोट करना भी आ जाता है। फिर उसका एफर्ट कम लगता है और वो अच्छे से तैर भी लेता है। ये चीज है। अगर मान लीजिए वो बहुत सी ट्राई करें, फेल हो जाते हैं मान लीजिए, तो अचीवर कॉन्शियसनेस में फिर वो बहुत ज्यादा फील होता है फिर, लेकिन सरेंडर स्टेट में नहीं होता। आप मीडियम बन के काम करते हो, एक्सेप्टेड मोड में हो आप, इट्स ओके। सरेंडर स्टेट में जाके आप एक्सेप्टेड मोड में आ जाते हो। हार जीत, ये आप समझते हो हार जीत लाइफ का पार्ट है, ये समझ के काम करते हो। मैम अगर ये जो सरेंडर स्टेज है जिसके पास होती है वो मेरे ख्याल से डिप्रेशन में भी नहीं जाता है। नहीं जाते, अगर नहीं जाते वो ना, हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो परेशान नहीं होते, स्वीकार कर लेता है हर परिस्थिति को स्वीकार और कर मानने लेते हैं। की efforts कर रहा है मेरे लिए, वो फिर दोबारा प्रयास करता है। अगर कोई सोचता है ना भाई कोई कमी रह गई होगी, चलो एक बार फिर प्रयास कर लेते हैं, वो हार के नहीं बैठता फिर। क्योंकि वो यूनिवर्स उसके साथ है, वो यूं सोचता है ना, वो वो दोबारा दोबारा बिल्कुल करता है। यही है। तो चौथी स्टेज हमारी है कौन सी? अवेकनिंग स्टेज। ये स्टेज जो है बहुत ही स्पिरिचुअल संत जो बैठे हैं ना, उनकी है ये। उनको तो सारा यूनिवर्स यूं नजर आता है कि ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, और वो किसी भी चीज को अपने पे लेते ही नहीं है कभी भी। ये स्टेज मतलब हम अपनी नहीं कह सकते भाई, इतनी स्टेज पे नहीं पहुंचे हम। हाँ सरेंडर स्टेज हो सकती है बहुत सारे मामलों में, सरेंडर स्टेज तो आ गई है, उसमें तो हम ज्यादा माइंड नहीं करते भाई, हार होगी तो भी ठीक है, जीत होगी, हमने अपनी कोशिश की, अब दोबारा फिर देखते हैं, फिर प्रयास कर लेते हैं। तो वहां पे हम एक्सेप्टेड मोड में हैं। लेकिन ये जो स्टेज है ये बहुत उससे भी ऊपर की स्टेज है। ये वो संत हैं जो बहुत ज्ञान में और बहुत ही ज्यादा मतलब दुनिया उनको ऐसे दिखती है कि भी हाँ ये प्रकृति जो है क्या क्या कर रही है, क्या करवा रही है, वो क्या दिखता है क्या नहीं है, वो उस लेवल पे पहुंचने वाला इंसान ही बता सकता है। मतलब मैं इतना वो कहने वाली, मेरे वो उतना ज्ञान लेके नहीं बैठे हुए हम लोग। ये लास्ट अपर स्टेट है, बिल्कुल सबसे बढ़िया स्टेट, कॉन्शियसनेस की वो स्टेज है ये, जिसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस उन्हीं लोगों को, संतों महात्माओं को है, जो बहुत बड़े बड़े संत हैं, जिनसे कुछ भी पूछो तो हंसते हंसते वो एक कितना सॉल्यूशन बता देते हैं। विवेकानंद जी थे, महात्मा बुद्ध जी थे, हैं, गुरु नानक देव जी थे, और जो पता नहीं क्या 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 किस तरह से वो समर्पित हो गए, कैसे भाव में वो इतना बड़ा जीवन जी गए, ये वो बात है भाई। तो ये जितनी भी ये बड़े जो संत हुए हैं ना, जो नामी, और जो बड़े बड़े काम कर गए और सहज भाव से कर गए, ये वो कॉन्शियसनेस स्टेज है। तो ये यहाँ पे 4 स्टेज मैंने आपको बताई, अवेकनिंग स्टेज, सरेंडर स्टेज, और हमारे अचीवर्स, और विक्टिम। विक्टिमहुड। अभी मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप अपने एरियाज लिखो सारे। मैम मुझे तो जाना होगा, मेरा तो टाइम हो गया। चलिए या तो कोई कॉप बात अप नहीं, कर लूंगी या ये देखिए। घर पे कर लेना, कोई बात नहीं, बता ठीक। देती हूँ। आपने ओके। करना ये है कि सारे जो एरियाज लाइफ के हैं, हमने 8 एरियाज जो चुने हैं, उन 8 एरियाज को आप लिखोगे, और इसके बाद आपने लिखना है कि आप करंट स्टेट में उसमें कौन सी स्टेज पे हो आप। यानी हेल्थ में आप यदि विक्टिमहुड में हो, या अवेयरनेस में हो, सरेंडर में हो, रिलेशनशिप में आप कौन से में हो। मेन तो ये 3 ही मिलेंगी, ये चौथी स्टेज तो बहुत ऊंची स्टेज है, उसमें तो सारी स्टेज इसको पार कर लेते हैं बंदा। ठीक के ठीक। बाद
फिर मार्क्स भी दे के देख लेना, और इसमें ये अपनी स्टेज भी डिसाइड कर लेना। आज आप ठीक ये है, करके देखना, ठीक है। तो आज ठीक है, हमारा ठीक। ये यहाँ पे हम इसको क्लोज कर सकते हैं आज के इस चैप्टर को। तो आज ओके आपने मैम, थैंक यू सो मच। बाय बाय। ठीक है, नहीं तो बहुत बढ़िया, आपने आज अच्छे से समझा कि भाई लाइफ ऑडिट क्या है, स्टेजेस क्या है, सिचुएशंस क्या है, और उनमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इससे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आज के लिए यही करते हैं आज इसको पूरा। कल मिलते हैं फिर 4:30 बजे। और किसी ने कुछ बात करनी है तो जरूर कीजिएगा। आरती, समझ आया कुछ? जी मैम, आया। मनोन्मणि जी, आप बताइए, ठीक लगा? Yes, yes. I've passed, experienced all these stages. Different. I was in teaching, I told you, no? ओके। So just bring, before I left Bengal, why I said no more education, because today's children are so difficult that I don't enjoy any more teaching. वैसा वो मेरा उम्र हो गई थी रिटायरमेंट का, but then it's so difficult. I was in Bengal. Totally a different type of students I met. जो मोबाइल का प्रॉब्लम, ये वो, मतलब मेरा तो सब कॉलेज के है ना, टीनेजर्स, आपका? बहुत ही कठिन, एंड पेरेंट्स भी अलग है ना आजकल, दे हाँ, आल्सो सपोर्ट बिल्कुल, द पेरेंट्स भी चिल्ड्रन, अलग हैं ये बात भी दे आर ठीक। सपोर्टिंग द चिल्ड्रन, दे डोंट, तो वो ऐसे ही चाहते, एंड देन देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स आई एनकाउंटर्ड एट लास्ट, दैट इज 20 to 22, या कोविड के बाद आए वाले के स्टूडेंट्स, बाद जी। दे वर कोविड स्टूडेंट्स ऑफ 12th, या studied from home. Parents gave them mobile, gave them food. They never did anything. And many of them are single children. Some have a parents' relationship problem. So all these things, the generation totally, I found a change totally in those children whom I met for बिल्कुल, 3 years. एकदम चेंज हुआ है कोविड के बाद से, सारा ही। वो बंगाल के है ना, कुछ अलग ही है, उनका कल्चर ही अलग है। बंगाल में? बंगाल में थी मैं वो 2 ओके। साल। Total culture different. I found it's not worth being the college education anymore. It's not my era. It's a different era. Let them manage themselves. ऐसा मैंने सोची है। ठीक है, बिल्कुल यही चल रहा है सब। मतलब experiences, lot of experiences with all these whatever you are अभी talking. भी जॉब में हो या नहीं, छोड़ दिया? मैं I'm retired. But ठीक है। I was then nursing in army. I retired as lieutenant colonel, first premature retirement, ओके 97 में। ओके ओके। के बाद somewhere from 99 onwards सिविल में कॉलेजेस का शुरू किया, प्रिंसिपल थी मैं। ठीक है। पुणे में ही थी मैं, आई एम सेटल्ड इन पुणे, तो ओके। पुणे में ही थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का एज लिमिट आया उस समय, तो वी कांट वर्क इन महाराष्ट्र, इसलिए भोपाल में गई, एक कॉलेज शुरू किया, वो 2 साल, फिर औरंगाबाद, फिर बंगाल 2 years आफ्टर कोविड। वो बुलाया उन लोगों ने, एस्टैब्लिश करो कॉलेज करके, तो मैं गई। बट कॉलेज एवरीथिंग वाज एस्टैब्लिश, टीचर्स वर प्रिपेयर्ड, बट स्टूडेंट्स वर सो डिफरेंट। काम करने का मतलब, आई वाज नॉट एंजॉयिंग एनी मोर वर्किंग विद स्टूडेंट्स। आज टीचर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया अब। वो टीचर्स को तो सिखा के ठीक कर सकती थी मैं, मतलब आई ट्रेन्ड देम टू टीच द स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स वर नॉट विलिंग टू लर्न, तो फायदा क्या हम लोग रहने का उधर। That was what I realized there, but it's not so bad in the other states. But Bengal was like that. महाराष्ट्र में है, बट आजकल वो एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है ना, नॉन अटेंडिंग क्लासेस, प्रोफेशनल एजुकेशन सही हाँ, तो हो गया ना, ये भी हो रहा है आजकल, नॉन अटेंडिंग क्लासेस की वजह से भी बच्चे। नॉलेज भी नहीं, स्किल भी नहीं, ऐसे ही बन जाते प्रोफेशनल्स लोग आजकल। ठीक है। ये तो सब अच्छा नहीं लगता है, बट एनीवे दैट इज देयर, आई मीन द era is different, generation is different. हाँ चलिए, Thank you. बहुत बढ़िया। और ठीक है सब, उर्वशी क्लियर हुआ सब? प्राची अटेंड कर रहे हो? हाँ ये जी। वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? हाँ मैम, हाँ सुन रही हूँ मैं। ओके थोड़ा ठीक। लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ, लेट ज्वाइन किया थोड़ा था। मैं फिर बाकी आपका लिंक के थ्रू कंप्लीट देख लूंगी।
हाँ, आज यहाँ पे ना वाईफाई नहीं था तो लेट ही मैंने शुरू भी लेट ही किया था आज। चलिए, तो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं 4:30 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक ठीक। ओके 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 मैम, ओके बाय। मैम, थैंक यू।